हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के एमकॉम के सब्जेक्ट MCO 1 को। हम ये पढ़ रहे हैं यूनिट 4, ये इसका पार्ट नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है संगठनात्मक व्यवहार का सिंहावलोकन। हमने क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन ने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की संकल्पनाओं को किस प्रकार समाकलित किया है। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रक्चरल बिहेवियर होता है, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसके ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की संकल्पनाओं को कि और जब हमने अध्ययन किया तो उससे जो हमें नॉलेज मिली, उसने विभिन्न क्षेत्र की संकल्पनाओं को किस तरह से समाकलित किया है, यानी कि उसको कैसे समाप्त किया है। तो आंसर है, व्यवहारवादी चयन के निरूपण में उभरती हुई कुछ व्यवहारिक विधियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, विशेषीकरण। तो यानी कि स्पेशलाइजेशन। विशेषीकरण संगठन की एक विशेषता है। इस प्रक्रिया में कार्य संगठन को विभिन्न स्तरों पर यानी कि अलग अलग लेवल्स में बांट दिया जाता है। प्रसिद्ध विचारक हैं साइमन। उन्होंने कहा है कि स्तर विभाजनानुसार विभाजन विशेषीकरण पर बल दिया गया है। तो साइमन ने कहा है कि भाई लेवल होना चाहिए, लेवल के अकॉर्डिंग ही डिवाइड होना चाहिए। उनका तर्क है कि क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षक स्टाफ के बीच विशेषीकरण की आवश्यकता है कि जो भी कार्य किया जा रहा है और जो सुपरवाइजिंग स्टाफ है उनके बीच में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने फील्ड में स्पेशल होना चाहिए। तो ये विशेषीकरण पर बल दिया गया है। दूसरा है समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन। निर्णय की सार्थकता समूह व्यवहार में तभी होती है जब सही होने के साथ साथ वह समूह के सदस्यों द्वारा स्वीकार्य भी हो। ठीक है, हमने कोई मान लो डिसीजन लिया, कोई निर्णय लिया, वो तभी सार्थक है, तभी एप्लीकेबल है जब अगर वो सही तो है लेकिन वो समूह के सदस्यों के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया हो। अब हम कई बार क्या होता है कि हम सही तो होते हैं लेकिन अगर दूसरे लोग उस बात को नहीं मान रहे हैं तो फिर वो समन्वय नहीं होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। सबका स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। तो यदि एक योजना सर्वसम्मति से पास होकर क्रियान्वित होती है तो परिणाम अच्छा आता है। तो अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं और उसको सभी ने ओके कर दिया है, पास कर दिया है, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। अदरवाइज अगर कुछ लोग नाराज़ हैं उस बात से, वो उस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे हैं और फिर हम प्लानिंग करते हैं तो वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, जिससे कि रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ सकता। इसलिए आपस में समन्वय का होना बहुत ज़रूरी है। फिर है विशेष ज्ञान। अगर हम किसी बारे में कोई योजना बना रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, तो इसमें क्रियान्वयन स्तर पर विशेषीकृत कौशल की आवश्यकता होती है, स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है। संगठन के कार्यों को उपभागों में बांटा जाना चाहिए कि कोई भी कार्य है ना, उसको छोटे-छोटे और पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे मान लो हमें कोई बड़ा कार्य करना है, ठीक है? तो बड़ा कार्य एक साथ तो नहीं हो सकता ना, हमें छोटे-छोटे से कार्यों में बाँट देना चाहिए, तभी वो जाके पूरा होता है। जैसे कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है, तो हम परचेज़ डिपार्टमेंट अलग बना लें और सेल डिपार्टमेंट अलग बना लें, पैकिंग डिपार्टमेंट अलग बना लें। तो इस तरह से ही काम तरीके से किया जा सकता है। तो संगठन के कार्य को उपभागों में बाँट दिया जाना चाहिए ताकि वो सिद्धहस्त लोगों के हाथों परिपूर्ण हो, यानी कि जो अपने काम में स्पेशल स्किल रखते हों, पूरी तरह से उनमें कौशल हो उस काम को करने के लिए, तो उन्हीं लोगों के हाथों से वो परिपूर्ण होना चाहिए। फोर्थ है उत्तरदायित्व। प्रशासनिक संगठन समूह द्वारा बनाए गए नियमों के प्रति व्यक्ति की सहमति को लागू करने का प्रयास करता है। तो जो भी प्रशासनिक संगठन है, हमारा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप है, समूह है, उसके द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उसके लिए प्रति व्यक्ति की सहमति को लागू करने का प्रयास किया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो जिस काम को कर रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अधीनस्थ कर्मचारियों को दिया गया स्वैच्छिक शीर्षस्थ यानी कि बिल्कुल टॉप वाला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित नीतियों में सीमित होता है। तो जो हमने किसी को स्वैच्छिक जो अधीनस्थ कर्मी हैं, यानी कि जो अपने जिस लेवल से नीचे काम करने वाले उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उन कर्मियों को, उन एम्प्लॉइज़ को जो कार्य दिया गया है वो स्वैच्छिक शीर्षक प्रशासनिक यानी कि जो टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा निर्धारित नीतियों में ही सीमित होता है। ठीक है, तो टॉप लेवल पे जो लोग होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो कुछ नियम कानून बनाते हैं और अपने नीचे जो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उन नीतियों को फॉलो करते हैं। इस प्रकार निर्णय निर्माण में स्वायत्तता विभिन्न स्तरों तक सीमित होती है। ठीक है, तो फ्रीडम तो है निर्णय लेने की, लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग, यानी कि टॉप लेवल है, इसकी जो फ्रीडम है उससे नीचे लेवल की फ्रीडम कम होगी क्योंकि वो उनकी नीतियों को फॉलो करेंगे। व्यक्तियों और संगठन का एकाकी रूप में अस्तित्व नहीं होता, यानी कि वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते। एकाकी रूप में यानी कि व्यक्ति और संगठन अलग-अलग नहीं रह सकते। संगठन के अंदर ही व्यक्ति होते हैं और व्यक्ति संगठन को के लिए ही कार्य करते हैं। तो ये आइसोलेट होके नहीं रह सकते, एकाकी रूप में अस्तित्व इनका नहीं होता है। संगठन का पर्यावरणीय प्रभाव का सतत प्रभाव संगठन के अंतर्गत व्यवहार
व्यवहारात्मक स्वरूप को उत्प्रेरित करता है। देखिए हिंदी है, थोड़ी सी टफ है, ध्यान से सुनिएगा। संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, उसका पर्यावरणीय प्रभाव मीन्स एनवायरमेंटल इफेक्ट जो होता है, उसका सतत प्रभाव होता है यानी कि रेगुलरली फ्लो होता है। ये संगठन के अंतर्गत व्यवहारात्मक स्वरूप को उत्प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कि अगर हमारा जो संगठन है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो जो भी व्यवहारात्मक स्वरूप है, हमारा बिहेवियर जो स्ट्रक्चर है, उसको ये उत्प्रेरित यानी कि मोटिवेट करता है। अगर अच्छे तरीके से कार्य हो रहा है तो कर्मचारी भी उत्प्रेरित होगा, मोटिवेट होगा। आज संगठनों की सीमाएं अधिकाधिक पारदर्शी और नाजुक होती जा रही हैं। तो जो संगठन की पहले हमारी सीमाएं होती थी, लिमिटेशंस होती थी, वो देखा जाए तो आजकल क्या होती जा रही हैं, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट और नाजुक। ठीक है, तो क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, अगर एम्प्लॉयर्स हैं वो ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट होकर काम करते हैं अपने एम्प्लॉय से, तो क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो संगठन के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं, ठीक है, और मौका मिलते ही वो अगर उन्हें कहीं अच्छी जॉब मिल जाती है तो वो जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संगठनों की सीमाएँ क्या है, अधिक पारदर्शी और नाजुक हैं, कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी का संबंध जो रिलेशन है संगठन के लिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। संगठन यदि अपने को लचीला नहीं बनाता तो वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, अगर उसमें इलास्टिसिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर वो अपने जो निर्णय है उसको थोड़ा-सा इलास्टिसिटी नहीं रखता और लचीला नहीं बनाता, तो उससे उसके एम्प्लॉइज़ खुश नहीं होंगे और वो उसे छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए संगठन ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा अगर वो इलास्टिसिटी उसमें नहीं होगी तो। पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ एकीकरण करने के लिए संगठनों से दिन प्रतिदिन उठ खड़ी होने वाली समस्याओं को ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है। इसमें से कुछ समस्याएँ निम्नलिखित हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि जो भी हमारे एनवायरमेंटिकल चेंजेज़ होते हैं, उसके साथ हमें एकीकरण करना है, तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएँ आती हैं। तो वो समस्याएँ कौन-सी हैं? नंबर 1, व्यक्तियों और प्रक्रियाओं में सतत सुधार, कि जो भी व्यक्ति हैं मतलब उस संगठन में काम करने वाले लोग हैं और जो उसका प्रोसेस है उसमें कंटिन्यूअसली थोड़ा-सा इम्प्रूव होना चाहिए। संगठन के व्यापक उद्देश्यों के साथ मानव कारक का समाकलन, कि जो व्यापक उद्देश्य हैं संगठन के, क्योंकि कोई भी संगठन किसी उद्देश्य के लिए ही खोला जाता है, तो उसमें मानव कारक का समप होना चाहिए, ठीक है? तो उसका समेशन होना चाहिए, मानव कारक को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए उनके लिए बेहतर सुविधाएँ प्रोवाइड करवाएँ। उनकी स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखें, और अगर उनको कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए थोड़े से लचीलेपन वाली नीतियाँ बनाएँ, जिससे कि एम्प्लॉइज़ वहाँ पर खुश होकर काम कर सकें। नंबर 3 है उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं की गुणवत्ता पर अधिक जोर देना। तो कार्य तो हो रहा है, लेकिन जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे सर्विसेज़ प्रोवाइड कराई जा रही है या जो भी प्रोसेस है, वो क्वालिटी से परिपूर्ण होना चाहिए, उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बना के दूसरों को लोगों को देंगे तो वो नहीं लेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, सर्विसेज़ है या जो भी प्रोसेस है, वो क्वालिटी वाइज़ होने चाहिए। 4th है सेवा संगठन और फोर्स टीमों की आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्संरचना करना। जो भी सेवा संगठन है, ठीक है, जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है या टास्क फोर्स टीम है जो अपनी किसी टास्क को, किसी काम को पूरा करना चाहती हैं, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही रिकंस्ट्रक्ट भी करना चाहिए, स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाना चाहिए। ये नहीं कि जो सालों से चलता आ रहा है उसी पर काम करते रहें, जहाँ ज़रूरी हो उसे पुनः संरचित करना चाहिए। नंबर 5 है विविधता का प्रबंध, कि जो डाइवर्सिटी है ना, उसका मैनेजमेंट भी होना चाहिए। नए उत्पाद भी बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। नए-नए उत्पाद, नए-नए प्रोडक्शन भी होने चाहिए। सजगता और नए उत्पादों का प्रबंध होना चाहिए, कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये नहीं कि पुराने तरीके से काम करे जा रहे हैं, नया एनवायरनमेंट है, नई-नई चीज़ें आ रही हैं, मॉडिफ़िकेशन हो रहा है, तो ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। और उसके साथ-साथ अगर नए उत्पादों की मार्केट में डिमांड है तो उसका भी प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट होना चाहिए। अंतर सांस्कृतिक प्रबंध भी होना चाहिए, इंटर कल्चरल मैनेजमेंट भी होना चाहिए, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रबंध भी होना चाहिए, कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है ना, एमएनसीज़, उसका प्रबंध भी इसके अंदर होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन था कि संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन ने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की संकल्पनाओं को किस प्रकार समाकलित किया है। तो हमने देखा वो एक है विशेषीकरण, फिर है समन्वय, फिर है विशेष ज्ञान। नंबर 4 है उत्तरदायित्व। और इसके बाद अगर हमने देखा कि इसमें समस्याएं कौन सी आती हैं, तो ये समस्या भी हमने पढ़ ली हैं, टोटल 9 समस्याएं हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
क्वेश्चन रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए, किसी संगठन को प्रभावी बनाने के लिए संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होता है। अगर संगठन को इफेक्टिव बनाना है तो संगठनात्मक व्यवहार भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।